गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी बसंत में जो आपकी प्रथम पुस्तक फर्स्ट पुस्तक है उसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर खत्म कर लिया है, दीवानों की हस्ती तक। आज हम लोग ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है व्याकरण में, वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है ना। भाषा क्या है, भाषा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो मेन आपका काम है क्या है, जो व्यक्ति होता है जो क्या करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। विचारों को प्रकट करने का माध्यम होता है। अब माध्यम कई तरीके हो सकते हैं, वो चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति होते हैं या लोग होते हैं, उनके विचार और भाव को प्रकट करने के अनेक संसाधन होते हैं। जैसे रेलगाड़ी का जो गार्ड होता है वो क्या करता है, हरी झंडी दिखा के गाड़ी को के ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत करता है। तो बस जो कंडक्टर होता है वो सीटी बजाकर गाड़ी को आगे चलाने की बात करता है। ये क्या है, यही एक भाषा है और ये सांकेतिक भाषा है। और इस सांकेतिक भाषा को भी क्या रखा गया है, सांकेतिक भाषा को क्रियाओं को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। भाषा को अपने भावों या विचारों से प्रकट करने वाले ये ध्वनि संकेत हैं जो मनुष्यों के मुंह से निकले हों और या उन्हें लिखकर प्रकट किया जा सके। कैसा होना चाहिए, मनुष्य या तो बोले या लिखकर दे तभी वो भाषा कहलाएंगे। यानी जो व्यक्ति जो ट्रेन का झंडी दिखाता है गार्ड, वो और जो कंडक्टर होता है जो बस की सीटी लगाकर बस को आगे बढ़ने की बात करता है, वो भाषा के अंतर्गत नहीं आते। भाषा व्यक्ति के मैंने बताया, भाषा कोई व्यक्ति अपने किसी काम करने के लिए भाषा को 2 तरीके से अपनाता है। या तो वो मौखिक रूप से बोलता है, यानी ओरल, जैसे हम लोग मैं बोल रहा हूँ, या तो फिर जो ये किताबों में लिखा हुआ चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है क्या है, ये लिखित चीज़ें हैं। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मौखिक है। भाषा के व्यक्ति को मैंने बताया 2 रूप से, भाषा का मुख्य रूप मौखिक रूप या कथित रूप। जैसे गुरु द्वारा अपने शिष्यों को बोलकर समझाना, जैसे मैं इसमें आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, ये मौखिक रूप है या कथित रूप है। लेकिन जो मैंने आपके क्वेश्चन आंसर कर लिख के दिए हैं दीवानों की हस्ती, वो क्या है, लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप क्या है, जैसे पत्र लिखना, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा, अपने मनोभावों को क्या करता है, जो दूसरों के सामने प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। और भाषा के 2 रूप हैं, एक लिखित और एक मौखिक। अब भाषा का मूल रूप क्या समझना, देखिए भाषा का जो मौखिक रूप ही क्या है, भाषा का मूल रूप है। क्या है, क्योंकि इसके लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता, जबकि भाषा को लिखित रूप के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ता, सिखाना पड़ता है। क्योंकि क्या कर, उसमें व्याकरण का ध्यान देना पड़ता है, उसके कामा का ध्यान देना पड़ता है, पूर्ण विराम का ध्यान देना पड़ता है, लय का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो मौखिक रूप है उसमें व्यक्ति को या बच्चों को कोई चीज़ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चा की जो मदर टंग या मदर लैंग्वेज होती है, मातृभाषा होती है, उस मातृभाषा में ग्रामर या व्याकरण के ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और व्यक्ति बच्चा जैसे अगल बगल समाज में देखता है, सुनता है, उसी तरीके से बोलना और बोलना और जानना सीख जाता है। ठीक है। तो बच्चों के जो मौखिक रूप है वो पहले सीखता है और लिखित रूप बाद में सीखता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाषा का वह साधन जिसे के द्वारा व्यक्ति बोलकर या लिखकर अपने भाव को प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। फिर से समझिए, भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, अपनी बातों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे के पास आदान प्रदान करता है, वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब भाषा को लिखने के लिए 2 रूप हैं, या प्रकट करने को या व्यक्त करने के लिए एक लिखित रूप है और एक मौखिक रूप है। अब मौखिक और लिखित रूप में क्या अंतर है, देखिए भाषा का मौखिक रूप भाषा का मूल रूप होता है, जैसे मैंने बताया, जिसे सीखना नहीं पड़ता। भाषा के लिखित रूप को प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। प्रयत्न पूर्वक क्या, उसमें व्याकरण का ध्यान पड़ना पड़ेगा, उसे लिपि लिखने के लिए लिपि भी जरूरत है। अब हिंदी को दाएं तरफ से लिखा जाता है और उर्दू को बाएं तरफ से, तो जो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी क्या लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जैसे ही लिखने की बात आ जाएगी, तुरंत आपको लिपि की भी ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत आपको व्याकरण का भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मौखिक रूप में इन सभी चीजों का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
ठीक है ना। बच्चा भाषा को पहले क्या मौखिक रूप में सीखता है, बाद में उसे लिखित रूप में सीखता है। ठीक है ना। बच्चों के लिखित रूप के कारण ही ज्ञान की संचित राशि को आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। अगर बातों को केवल ऐसे मौखिक रूप से बोला जाता तो जो हम लोग वेद, पुराण, कुरान ये सारे पढ़ रहे हैं वो सब लोग नहीं, कि जो किताबें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अगर लिखित रूप में ना होती तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपकी भाषा है, भाषा का लिखित रूप ही हमारे ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। यानी जो हम बात अपनी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये जो आपका लिखित रूप है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आजकल हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए नए नए साधन प्रयोग कर रहे हैं। अभी देखेंगे मोबाइल फोन के द्वारा हम कहीं से भी अपनी बात को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति, मित्र, सगे संबंधी को हम लोग पहुंचा सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा, वायरलेस मेल प्रक्रिया द्वारा हम न केवल अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अब तो उनकी चित्र भी दे सकते हैं। ईमेल, फैक्स आदि के द्वारा भी अपनी बातों को इधर उधर पहुंचाया जा सकता है। आजकल सीडी, ऑडियो टेप आदि के माध्यम से भी विचारों और भावों को क्या कर सकते हैं, हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, भाषा की विशेषताएं। देखिए भाषा की विशेषताओं की निम्नलिखित विशेषताएं। भाषा जो है वो भाव और विचारों को प्रकट करने वाली ध्वनि संकेतों का क्या है, एक समूह है। मैंने बताया भी ये समस्त ध्वनि संकेत क्या है, एक व्यवस्था क्रम में आपस में बंधे हुए होते हैं। इन्हीं ध्वनि संकेतों के द्वारा शब्दों और उनसे वाक्यों का निर्माण, पहले शब्द का होता है फिर वाक्यों का निर्माण होता है। भाषा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, लोगों को आपस में विचारधारा या भावों को आदान प्रदान करना। ठीक है ना। अब भारत की कितनी भाषा हैं ये देखते हैं। भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक राज्य हैं, अनेक राज्यों में अलग अलग बोलियां हैं, भाषाएं हैं। पहले संविधान में भारत में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोड़की, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। अब इनकी संख्या 22 हो गई है। इस सूची में डोगरी डाला गया है, बोडो डाला गया, मैथिली डाला गया और सिंथाली डाला गया। 22 भाषा है और भोजपुरी को 23वीं भाषा के रूप में सम्मिलित करने के लिए बातें चल रही। देखिए भारत में के जो राज्य हैं और उसमें बोली जाने वाली भाषाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आंध्र प्रदेश जो है उसमें तेलुगु और उर्दू बोला जाता है। अरुणाचल जो प्रदेश उसमें हिंदी भी बोला जाता है, अंग्रेजी, असमिया और डिक्सी और डफला बोला जाता है। असम जो राज्य है उसमें असमिया और बांग्ला बोला जाता है। बिहार में हिंदी बोला जाता है। गोवा में मराठी, कोंकणी और पुर्तगाली और अंग्रेजी भी बोली जाती है। पुर्तगाली क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत देर तक 1961 तक गोवा पे किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। 19 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा को आज़ाद कराया था। गुजरात में गुजराती और हिंदी बोली जाती है। हरियाणा में जो हिंदी और हरियाणवी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, उर्दू, लद्दाखी, डोगरी और पंजाबी बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी बोली जाती है। मणिपुर में मणिपुरी और अंग्रेजी बोली जाती है। आपका जो मेघालय है वहाँ खासी, गोरो, आदिवासी और अंग्रेजी बोली जाती है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, आदिवासी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नागालैंड में असमिया भाषा, आदिवासी भाषा और अंग्रेजी भाषा। उड़ीसा में उड़िया और हिंदी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोली जाती है। राजस्थान में हिंदी और राजस्थानी भाषा बोली जाती है। सिक्किम में हिंदी, भूटिया और नेपाली आदिवासी भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। आपका जो त्रिपुरा है वहाँ पे त्रिपुरी, असमिया और बांग्ला और मणिपुरी बोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी उर्दू बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार, वहाँ हिंदी बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है, तमिल और मलयालम बोली जाती है। बच्चों चंडीगढ़ एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों की राजधानी है। कितने? 3 राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ की खुद की राजधानी है, फिर पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की राजधानी है। दादरा नागर हवेली में क्या है, हिंदी, गुजराती, मिली और भिलोड़ी भाषा बोली जाती है।
दमन और दीप में मराठी, गुजराती और हिंदी बोली जाती। दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, उर्दू बोली जाती। जो लक्षद्वीप उसमें मलयालम आदिवासी भाषा बोली। पांडुचेरी जो उसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच भी बोली जाती। अब भाषा के घटक कौन कौन से हैं? घटक देख लीजिए, घटक में कौन कौन से हैं? घटक में है आपका है ध्वनि। मुंह से निकलने वाले प्रत्येक स्वतंत्र जो आवाज है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। भाषा का मौखिक रूप केवल ध्वनियों से ही निर्मित होता है। वर्ण, उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके और छोटे खंड नहीं किया जा सकते वो वर्ण कहलाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि भाषा का वह सबसे छोटा लघुत्तम शब्द जिसके और खंड न किए जा सके क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे आ, उ, का, खा, हा, ये सब शब्द वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द जो होता है वर्णों से मिलकर बना होता है, यानी कह सकते हैं वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे भा में आ और रा और आ और त मिला के क्या बनता है? भारत। पद क्या है? स्वतंत्र रूप से वर्णों का समूह शब्द होता है, जैसे भारत देश। परंतु जब उन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर दिया जाता तो उसे क्या कहलाता? पद कहलाता। यानी शब्दों का प्रयोग जब प्रयोग वाक्यों के रूप में किया जाएगा तो क्या? पद कहलाएगा। जैसे भारत हमारा देश है, इसमें आया प्रत्येक शब्द क्या है? एक पद है, एक क्रम में है। वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित भाव का बोधक है, वाक्य कहलाता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इस उदाहरण में प्रत्येक पद मिलकर एक निश्चित भाव को बोध करा रहा है। यानी इन पदों में से कोई एक पद गायब कर देंगे या छोड़ देंगे तो वो वाक्य क्या होगा? पूरा नहीं होगा। अगला जो है वो क्या है? हमारी भारत की राजभाषा क्या है? देखिए, भारत का जब संविधान बना तो 22 हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भारत में जो राजभाषा हिंदी है उसके विकास और उसकी बढ़ोतरी के लिए बात की गई। भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं होने पर भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग प्रायः सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत की संविधान जो सभा थी उसने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हम हिंदी के मान्यता देने के कारण हम लोग क्या मानते हैं? इसे हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो हिंदी की भाषा के भिन्न रूप हैं, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे।